नमस्कार। आज से मैं अपना डेली ग्लोबल मार्केट अपडेट्स का वीडियो जारी करने जा रहा हूं, 4 अप्रैल। बहुत संक्षिप्त में मेन जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं, जो ग्लोबल मार्केट्स में डेवलपमेंट्स हैं, उनके बारे में मैं आपको रोज़ बताऊंगा। सुबह भी और शाम को भी कोशिश करूंगा कि एक विश्लेषण दूं आपके लिए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं इसके साथ। ये हफ्ता काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है। क्वार्टर वन जनवरी से मार्च काफ़ी वीक रहा, वॉलेटाइल भी रहा। बहुत बड़ा एक संकट दुनिया का जियोपॉलिटिकल संकट आया यूक्रेन के तौर पे, जब 24 फरवरी को रशिया ने अपना यूक्रेन एक्शन शुरू किया, जंग छिड़ गई यूरोप के मध्य भाग में। कॉशियस आउटलुक है अगले क्वार्टर के लिए भी। पहला तिमाही देखें तो अमेरिकन मार्केट डाउन थे। जो डाउ जोन्स है वो 4.6% डाउन था। S&P 500 5% डाउन था। और नैस्डैक जो टेक्नोलॉजी इंडेक्स है वो 9.1% डाउन रहा। मेन इशू क्या रहे और क्या अभी भी जारी है? एक तो सबसे बड़ा इशू जो साल के शुरुआत में ही हमें दिख रहा था कि यूएस फेड अपना मॉनेटरी पॉलिसी का रवैया बिल्कुल चेंज करेगा, टाइटनिंग की तरफ, हॉकिश बनेगा, रेट हाइक आएंगे। तो फेड टाइटनिंग सबसे बड़ा मुद्दा था मार्केट्स के लिए, वो अभी भी जारी है। दूसरा था कि इन्फ्लेशन बहुत हाई चल रही थी, और यूक्रेन के चलते, यूक्रेन में जंग छिड़ने के चलते और रशिया पे सैंक्शंस लगाने के कारण जो कमोडिटीज में सप्लाई चेन्स का डिसरप्शन हुआ, तेल में, गैस में देखिए, मेटल्स में देखिए, फर्टिलाइजर्स में देखिए, कनक में देखिए, गेहूं में, क्योंकि रशिया और यूक्रेन मिलके दुनिया में 55 मिलियन टन, लगभग 29% दुनिया का गेहूं का एक्सपोर्ट यूक्रेन और रशिया से आता था। बहुत बड़ा परसेंटेज एडिबल ऑयल्स का यूक्रेन और रशिया से आता है। फर्टिलाइजर्स, निकल, पैलेडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, और आप देखें तेल का रशिया तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। स्पेशली यूरोपीय देशों के लिए तेल और गैस जो रशिया से मिलती है वही उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लगभग 40% गैस यूरोप की रशिया से आती है, लगभग 25% तेल रशिया से इंपोर्ट करता है यूरोप। तो ये कमोडिटीज़ पे बहुत बड़ा असर रहा यूक्रेन वॉर का, और उसके चलते इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई। अब देखिए यूरोपियन यूनियन में इन्फ्लेशन 7.5% चल रही है, अमेरिका में 7.9% इन्फ्लेशन चल रही है। 60% डेवलप्ड कंट्रीज दुनिया के अब झेल रहे हैं इन्फ्लेशन जो 7% से ऊपर है। तो इन्फ्लेशन बहुत डिकेड्स के हाई पे चल रही है। चाइना का कोविड लॉकडाउन चल रहा है, तो शंघाई, शेंजन जैसे बड़े बड़े शहर और फाइनेंशियली इम्पोर्टेंट एरियाज वो कंप्लीट लॉकडाउन के अंदर आ गए। और इस सब के चलते हम देख रहे हैं जो पीएमआई नंबर्स आ रहे हैं, परचेस मैनेजर इंडेक्स, जो एक इंडिकेट करता है कि कहाँ मैन्युफैक्चरिंग जा रही है, कहाँ सर्विसेज जा रही है। विश्व भर में एक एक कंट्री का पीएमआई जो निकलता है वो दिखा रहा है कि ग्रोथ जो है वर्ल्ड इकोनॉमी की स्लो हो रही है। तो फेड टाइट कर रहा है रेट्स, कई सेंट्रल बैंक्स टाइटनिंग कर रहे हैं, इन्फ्लेशन डिकेड्स हाई पर है, जंग चल रही है यूक्रेन रशिया में, जिसके चलते कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं, कमोडिटीज़ की सप्लाई कम हो रही है, चाइना में कोविड लॉकडाउन है, और ग्रोथ स्लो डाउन है। ये अहम मुद्दे हैं जो आप सोच के अपना पोर्टफोलियो देखिए और फिर तय करिए किस तरह आपको निवेश करना है। तीसरी बात आज के दिन की, मार्केट्स फेड की तरफ देखेंगे। इस हफ्ते फेड की मार्च की बैठक के मिनट्स निकलने वाले हैं,
और उसमें सबसे अहम मुद्दा क्या रहेगा, वेडनेसडे को ये मिनट्स आएंगे तो थर्सडे के शो में हम आपको बताएंगे। सबसे अहम मुद्दा रहेगा कि बैलेंस शीट रिडक्शन के बारे में वो क्या कहते हैं। देखिए, उनकी बैलेंस शीट $4 ट्रिलियन से $9 ट्रिलियन हो गई पिछले 2 सालों में। अब वो जो उन्होंने नोट छापे हैं उसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी, दुनिया के मार्केट्स को बहुत बड़ी मदद करी। अब जब वो ये नोट छापना तो बंद हो गया और ये धीरे धीरे अपनी बैलेंस शीट्स को रिड्यूस करेंगे, वो लिक्विडिटी निकलेगी मार्केट से। मार्केट के लिए लिक्विडिटी ऑक्सीजन के समान है, मार्केट्स को बहुत प्रोत्साहन मिलता है लिक्विडिटी से, और लिक्विडिटी कम हो गई मार्केट्स में तो मार्केट्स पे क्या असर रहेगा ये देखने की बात है। तो वेडनेसडे को जो फेड के मिनट्स निकलेंगे उससे हमें सबसे अच्छी जानकारी मिलेगी कि बैलेंस शीट रिडक्शन पे क्या डिस्कशन चल रहे हैं, और 3 मई की जो फेड बैठक है उसके लिए हम क्या आगे गुंजाइश देखें। तो इस महीने अगर हम देखें, अप्रैल हिस्टोरिकली बेस्ट मंथ होता है साल का। वर्ल्ड वॉर 2 से लेके अभी तक अगर आप देखें तो 70% टाइम अप्रैल बहुत अच्छे रिटर्न देता है। औसतन 1.7% अमेरिकन मार्केट बढ़ता है, S&P 500 जो है। नॉर्मली महीने का उनका एवरेज 0.7% रहता है, तो काफ़ी बड़ी आउट परफॉर्मेंस अप्रैल में। अधिकतर 3/4 टाइम्स अप्रैल अच्छा प्रदर्शन करता है, तो उम्मीद है कि अप्रैल अच्छा रहेगा। इन्वेस्टर्स, जैसे हमने कहा, फोकस्ड रहेगा यूक्रेन पे, फोकस रहेगा फेडरल रिजर्व पे, टाइटनिंग पे, और जो उनकी इन्वेस्टर्स की जो वरीज है, जो चिंताएं हैं, वो रहेंगी इंटरेस्ट रेट की तरफ, यूक्रेन की तरफ, चाइना के कोविड लॉकडाउन कितनी देर तक रहते हैं। कुछ कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि 1 साल भी रह सकता है, कुछ कह रहे हैं अगले 1 महीने में इसका निवारण हो जाना चाहिए। देखना पड़ेगा। चाइना विश्व की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, मैन्युफैक्चरिंग हब है दुनिया भर का, और सप्लाई चेन में बहुत डिसरप्शन हो सकते हैं अगर ये चाइना का कोविड लॉकडाउन और बढ़ता है या उसकी सीमा बढ़ाई जाती है। इन्फ्लेशन की तरफ रहेगा रुख, और फिर कमोडिटी एक्सपोर्ट्स जो रशिया और यूक्रेन के कारण कम हो रहे हैं उसकी तरफ भी रुख रहेगा इस महीने भी। स्टॉक्स बढ़ने की हमें ज़्यादा गुंजाइश दिखती है। और आज बीजिंग ने जो वीकेंड को कहा कि वो ऑडिट, यूएस के ऑडिटर्स को अपनी 270 कंपनियां जो अमेरिका में लिस्टेड हैं, अमेरिका ने कहा था कि हम इनको डीलिस्ट कर देंगे धीरे धीरे अगर आप इनकी ऑडिट रिपोर्ट्स हमारे को प्रदान नहीं करेंगे, हमारे ऑडिटर्स को। तो अभी तक चाइना कह रहा था कि नहीं, वो अलाउ नहीं करेगा, बट पिछले हफ्ते चाइना ने कहा कि हम इनको एक्सेस दे देंगे। इसके चलते आज हांगकांग मार्केट उछला है। जो यूएस में लिस्टेड कंपनियां हैं, चाइनीज कंपनियां हैं जो हांगकांग में भी लिस्टेड हैं, वो भी आज उछल रही हैं। चाइनीज मार्केट आज बंद है, मेनलैंड चाइना का मार्केट आज बंद है। तो वो नंबर आप ध्यान से देखिएगा, वो 1 अप्रैल का नंबर आपको दिखेगा। कई चैनल, कई ट्विटर पे लोग दिखा रहे हैं चाइना ऊपर है, चाइना ऊपर नहीं है, चाइना आज बंद है। आज केवल हांगकांग मार्केट खुला है जो बढ़ रहा है। यूएस के अपडेट्स जल्दी से आपको बता देता हूं। पिछले फ्राइडे को अमेरिका के जॉब्स जो आए, 4,31,000 जॉब्स मार्च में जो बढ़े, उससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.6% पे आ गया। ये बहुत नज़दीक आ गया है कोविड से पहले। फरवरी 2020 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूएस में 3.5% था। तो आप देखिए, जो 2 करोड़ 20 लाख जॉब, 22 मिलियन जॉब्स जो अमेरिका में गए थे कोविड के कारण, उनमें से अब केवल मात्र 1.6 मिलियन, 16 लाख नौकरियां ऐसी हैं जो लौट के नहीं आई। तो बहुत कम नौकरियां अब रह गई हैं। और ये भी है कि नौकरियां तो बहुत है, लगभग 6 लाख नौकरियां अभी भी यूएस में
डिस्प्लेड हैं, जो लोग ढूंढ रहे हैं लोगों को और लोग नहीं मिल रहे। तो बिल्कुल नियर टू फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया है अमेरिका। अब इससे मार्केट ने क्या अंदेशा लगाया कि फेड, इसके कारण फेड जो है रेट्स अब तेजी से बढ़ाएगा। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी फरवरी 2020 के बहुत नज़दीक आ गया है, 62% पे। वेजेस इंक्रीज 5.6% है एनुअली, तो काफ़ी तेज़ी से सैलरीज भी बढ़ रही है, इनकम भी बढ़ रही है। और इतनी हाई इनकम के कारण भी के होते हुए भी लोग नहीं मिल रहे अमेरिका में। तो बहुत जॉब ओपनिंग्स हैं बट लोग नहीं मिल रहे, और लोग बहुत रिज़ाइन करके जॉब्स चेंज कर रहे हैं बेटर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए। इन्फ्लेशन जो है वो 40 साल के हाइक पे है, 1982 के लेवल्स पे पहुंच गई है इन्फ्लेशन। मार्केट्स में जो एक्सपेक्टेशन है कि फेड मई, जून और जुलाई तीनों पॉलिसीज में 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक करेगा, और फिर उसके बाद 25 बेसिस पॉइंट 3 बारी इस साल में हाइक करेगा। और साल के अंत तक जो शुरुआती रेट था 0 से 0.25% 2022 के शुरुआत में, वो 2.5% से 2.75% पहुंच जाएगा। याद रखिए पिछले दिसंबर और इस साल के जनवरी में ये रेट हमें 1.5% तक दिख रहा था। 1.5% से आप 2.25% के रेट तक पहुंच गए हैं। इस तरह का रेट हाइक आते दिख रहा है, जो नॉर्मली मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं रहता है। फिर वेडनेसडे को जैसे मैंने कहा कि फेड की मार्च मीटिंग की बैठक, फेड की जो मार्च में बैठक हुई थी, जहां 2018 के बाद पहली बारी उन्होंने इंटरेस्ट रेट हाइक किया, उस बैठक के मिनट्स निकल के आएंगे। उसमें सबसे अहम चीज देखेंगे कि वो मई के इंटरेस्ट रेट हाइक के बारे में क्या कहते हैं। दूसरा, बैलेंस शीट रिडक्शन के बारे में क्या प्लान है। मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन जिम पावल ने कहा था कि हम जून जुलाई की मीटिंग तक शायद बैलेंस शीट रिडक्शन शुरू करेंगे, बट डेटा ड्रिवन रहेंगे, देखते हैं क्या असर रहता है कोविड का, क्या असर रहता है यूक्रेन का ग्रोथ पे, उसके बाद सोचेंगे। अब ये लगता है कि बैलेंस शीट रिडक्शन ज़रूर हो सकता है जून में ही शुरू हो जाए, और वो मार्केट्स के लिए नेगेटिव रहेगा। यील्ड कर्व इन्वर्शन, इस पे एक वीडियो जारी करूंगा अगले 1-2 दिनों में। बट 2019 के बाद पहली बारी हम देख रहे हैं कि यील्ड कर्व इन्वर्शन आ रहा है अमेरिकन मार्केट में। बहुत संक्षिप्त में यील्ड कर्व इन्वर्शन होता क्या है। आप देखिए, किसी को आप पैसा देते हैं, या जैसे बैंक के पास भी आप जाते हैं डिपॉजिट बनाने, तो अगर आप 6 महीने का डिपॉजिट बना रहे हैं, 3.5% बैंक देगा। उसके सामने अगर आप 5 साल के लिए बैंक के पास पैसे रख रहे हैं, वो आपको 5% इंटरेस्ट रेट दे देगा। तो लंबी अवधि के लिए जोखिम ज्यादा है, ज्यादा चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। तो कोई भी अगर आपसे लंबी अवधि के लिए पैसा लेता है तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देता है। तो ये होता है कि यील्ड कर्व छोटे अवधि के लिए नीचे है, लंबी अवधि के लिए ऊपर है, तो ऐसे सीधा ऊपर जाता है यील्ड कर्व। इन्वर्जन में क्या होता है कि छोटी अवधि के लिए आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और लंबी अवधि के लिए कम पैसे मिल रहे हैं। तो ये उल्टा हो जाता है यील्ड कर्व, छोटी अवधि का ऊपर है, लंबी अवधि का नीचे है। तो इसके चलते हम देखते हैं यील्ड कर्व इन्वर्जन हो गया। अब ये अहम क्यों है? क्योंकि हर रिसेशन से पहले जब इकोनॉमी नीचे आने वाली होती है, यील्ड कर्व इन्वर्शन आपको बता देता है कि ये आने वाला है। अब ये प्रिडिक्टर है, बट ये आपको बता नहीं सकता कब तक आएगा और कितना गहरा रिसेशन आएगा। तो ये जरूर आपको बता देता है कि रिसेशन आएगा। नॉर्मली 12 से 18 महीने पहले ये यील्ड कर्व हो जाता है। 2019 में भी हुआ था, आपको याद होगा, मैंने काफी इस पे कमेंट्रीज दिए थे टीवी पे, और हमें नहीं पता था तब कि कोविड आएगा। बट मार्च 2020 में बहुत भयंकर रिसेशन आ गया ग्लोबल इकोनॉमी में, बट ये 2019 में ही बॉन्ड मार्केट ने हमें बता दिया था। तो ये जो यील्ड कर्व इन्वर्शन हुआ है पिछले हफ्ते, ये दर्शा रहा है कि हो सकता है कि अगले मार्च अप्रैल तक
आप यूएस इकोनॉमी में एक रिसेशन आते देखें, और दुनिया भर की सबसे बड़ी इकोनॉमी में अगर रिसेशन आता है तो फिर वो स्टॉक मार्केट्स के लिए नेगेटिव बन जाता है। इस पे एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, आपको अच्छी तरह थोड़े डायग्राम से भी समझाऊंगा। जस्ट आज एक छोटा सा आपको रुख बता। चाइना में क्या चल रहा है, तेजी से कोविड नंबर बढ़ रहे हैं। उसका चाइना का जो पीएमआई आया, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों ही 50 से नीचे आए। ये पीएमआई एक ऐसा इंडिकेटर होता है, अगर 50 से ऊपर है तो मतलब एक्सपेंशन है, इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, और अगर 50 से नीचे है तो कॉन्ट्रैक्शन है, इकोनॉमी गिर रही है। तो चाइना के दोनों नंबर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों 50 से नीचे आए, और एक कॉम्पोजिट बनता है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को जोड़ के एक कॉम्पोजिट नंबर भी बनता है, वो भी 50 से नीचे आया। तो चाइना की इकोनॉमी में लॉकडाउन्स के कारण मार्च में थोड़ा गिरावट है, और वो पूरे विश्व की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सप्लाई चेन चाइना से ही शुरू होती है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, ज़्यादातर इंटरमीडिएट और फिनिश्ड गुड्स चाइना से निकलते हैं दुनिया भर के कंज्यूमर्स के लिए। और अगर वहाँ पे स्लो डाउन है तो वो एक अर्ली इंडिकेशन दे रहा है कि दुनिया की इकोनॉमी में भी खतरा बढ़ रहा है। तो कोविड लॉकडाउन कितनी देर रहेगा, कितना डीप रहेगा, कितना फैलाव रहेगा चाइना में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब मार्केट्स के लिए। यूक्रेन अपडेट, फाइटिंग जारी है। ओडेसा करके जो बहुत बड़ा पोर्ट है उस पर भी मिसाइल दागे गए। तो रशिया का कहना कि भाई हम विड्रॉ कर रहे हैं यूक्रेन से, ये सब झूठ निकला है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, आप अमेरिकन बयान देखिए, क्योंकि सबसे एक्यूरेट कौन था, फरवरी से आपको कौन बोल रहा था कि जंग होगी जंग होगी, अमेरिकन ही बोल रहे थे। बाकी सब कह रहे थे जंग नहीं होगी। हमारी भी कमेंट्री गलत रही, हमें भी लगता था कि ये बात होगी और बातचीत से सुलझ जाएगा, जंग कोई नहीं करेगा, क्योंकि जंग हर एक देश के लिए हानिकारक है। जो देश आक्रमण भी करता है उसकी भी इकोनॉमी के लिए भी हानिकारक है। बट रशिया ने फिर भी आक्रमण कर दिया तो जंग हुई। और अमेरिका ने पिछले हफ्ते यही कहा था, जब रशिया ने कहा हम ट्रूप्स विड्रॉ कर रहे हैं, हम सेनाएं पीछे ले रहे हैं, अमेरिका ने कहा कि एक्शन देखेंगे, बातचीत मत देखिए रशिया की। वही निकल रहा है कि एक्शन में हार्डली कुछ भी रशियन आर्मी पीछे गई है। थोड़े इलाकों से पीछे गई है, 10% आप ले सकते हैं, बट ज़्यादातर उन्होंने बढ़ाया ही है जंग। तो अभी ये जंग सुलझते इतना आसान नहीं दिख रहा। मास ग्रेव्स ढूंढे गए कुछ शहर, कीव जो उनका कैपिटल है, राजधानी है यूक्रेन की, उसके पास कुछ शहर जहां से रशियन निकले, वहां पे सिविलियंस की लाशें मिली जिनके हाथ बंधे हुए थे, सिर पे गोली मारी गई थी पास से। तो ये बहुत अभी आउटरेज चल रहा है, बहुत गुस्सा चल रहा है यूरोप में कि आपने सिविलियंस का जेनोसाइड किया है। यूक्रेनियन राष्ट्रपति ने भी कल रात को अपने वीडियो में यही कहा कि ये वॉर क्राइम्स रशिया को झेलने पड़ेंगे, इनको इन पे केस करना चाहिए वॉर क्राइम्स का। और ईयू से फिर बातचीत निकल के आई कि रशिया पे और सैंक्शंस लगाए जाएं, ये जेनोसाइड, ये वॉर क्राइम्स के कारण रशिया पे और सैंक्शंस लगाए जाएं। हमें लगता है ये ज़्यादा बातचीत ही है, जो सैंक्शंस हैं वो भी पूरे नहीं पड़ रहे, उसमें भी सब जगह एस्केप क्लॉज रखे हुए हैं अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने। कोई ज़्यादा सैंक्शन आने नहीं वाले, बट जंग भी इतनी जल्दी निपटने नहीं वाला, ये आपको सोच के अपना पोर्टफोलियो बनाना है। रशिया ने पिछले हफ्ते कहा कि हम ऑयल और गैस जो बेचेंगे, रूबल के अगेंस्ट बेचेंगे। तो फिर G7 कंट्रीज ने बोला नहीं, आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि आप डॉलर या यूरो में बेचेंगे, कैसे आप रूबल कह सकते हैं। इसके पीछे जो रशिया की सोच है उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि विस्तार से बताना पड़ेगा। ये ब्रीफ वीडियो है, ऑलरेडी ज़्यादा लंबा हो गया, ज़्यादा नहीं समझा सकता, बट इतना ही सोचिए कि पहले भी रशिया को जो डॉलर और यूरो मिल रहे थे, गैसप्रॉम बैंक है उनका, जो गैस की कंपनी है,
गैसप्रॉम करके उसी का बैंक है, उस पे सैंक्शंस नहीं है। यूएस और यूरोप ने ऑलरेडी ये एक जरिया छोड़ा था कि भाई जिस तरह से सैंक्शंस को बीट करके रशिया का तेल और ऑयल खरीद सके, वो खरीदते जा रहे हैं। रशियन गैस अभी भी जा रही है, रशियन ऑयल भी जा रहा है पाइपलाइंस में, यूरोप कंज्यूम कर रहा है। ज़्यादा ये बातें चल रही हैं, इसके पीछे कुछ ज़्यादा तथ्य नहीं है। और ये भी रूबल भी ऐसा नहीं है। पहले भी गैसप्रॉम बैंक में जब वो डॉलर या यूरो डालते थे, 80% रशियन गवर्नमेंट कहती थी तुरंत उसको रूबल में तब्दील कर लो, कन्वर्ट कर लो। अब वो कह रहे हैं 100% कर लो। इतना ही फर्क पड़ा है, कुछ इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ऑयल प्राइसेस गिरे ये अच्छा रहा। 13% पिछले हफ्ते गिरे। इसके सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका ने कहा कि मेरा जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, जो लगभग 600 मिलियन बैरल उसमें होल्ड करते हैं दुनिया, रोज 92 मिलियन बैरल, लगभग 90 मिलियन बैरल दुनिया का दिन का उत्पादन है और कंजम्पशन है। उसके सामने अमेरिका के पास लगभग 6.5 दिन पूरे विश्व के कंजम्पशन का एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व होता है। उन्होंने कहा कि रोज 1 मिलियन बैरल, मतलब 10 लाख बैरल अमेरिका अगले 6 महीने के लिए अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व से रिलीज करेगा। इससे सेंटिमेंटली ऑयल प्राइसेस नीचे आए। दूसरा था ईरान के बैक जो हूथी रेबल हैं यमन में, और सऊदी और यूएई जो जंग में है यमन में, उनके बीच एक सीजफायर करार हुआ। उसके साथ भी देखा कि ऑयल प्राइसेस नीचे आए। आज सोमवार भी ऑयल प्राइसेस नीचे हैं। ब्रेंट लगभग $103 पे है। अमेरिकन जो WTI होता है वो $99 पे है। हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है कि तेल की प्राइसेस और नीचे आए। रशिया ने भी भारत को $35 कम, $35 पर बैरल कम पे ऑफर किया है तेल। वो भी बहुत अच्छा, भारत ने कहा है कि हम खरीदेंगे। तो ये बहुत अच्छा रहा भारत की इकोनॉमी के लिए। पाकिस्तान में आपने कल देखा होगा, इमरान खान ने नो कॉन्फिडेंस वोट हारने वाले थे, उसी टाइम पे उन्होंने कहा कि ये कोई फॉरेन की ताकतें हमें निष्कासित कर रही हैं। उन्होंने असेंबली को सस्पेंड करवाया और प्रेसिडेंट को कहा असेंबली डिसॉल्व कर दीजिए। प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व करी। आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आएगा। क्या बदलता है? कुछ नहीं बदलता, क्योंकि पाकिस्तान में असली पावर कौन है? आर्मी। आर्मी स्टेबल है, तो ना पाकिस्तान का सिक्योरिटी में कोई खतरा है, ना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कोई चेंज है, ना पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स कोई अंडर थ्रेट है। तो अमेरिका और बड़े देश पाकिस्तानी आर्मी से बात करेंगे। ये पॉलिटिकल अपहीवल जो है, ये सब आवाज है, इसको नजरअंदाज करिए, हमारे लिए कुछ नहीं है इसमें। हंगरी में नेशनलिस्ट प्रेसिडेंट जो है ऑर्बन, वो चौथी बारी, जो 12 साल से ऑलरेडी वो प्रेसिडेंट थे, और प्रो क्रेमलिन लीडर समझे जाते हैं, बहुत नेशनलिस्ट हैं, ईयू के अगेंस्ट बार बार बोलते हैं, चाहे नेटो और ईयू के मेंबर हैं हंगरी, बट ये हंगरी फर्स्ट का इनकी मुहिम रहती है। तो वो फिर से जीत के आए। बहुत भारी जीत रही उनकी, 135 सीट 199 के पार्लियामेंट में से, सो लगभग 2/3 बहुमत से ज़्यादा इनको मिला है। ये क्या है, इन्होंने ज़रूर सैंक्शंस डाले हैं रशिया पे, बट प्रो रशिया इनको देखा जाता है। ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, बहुत छोटा कंट्री है, और बट यही दिखाता है कि नेशनलिज्म ज़्यादा ऊपर बढ़ रहा है, ग्लोबलिज्म कम हो रहा है। ये आपको देखना है पाकिस्तान और हंगरी के डेवलपमेंट से। अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि श्रीलंका के कैबिनेट ने रिज़ाइन किया है, बट जो प्रेसिडेंट हैं वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। तो अब देखते हैं क्या होता है। श्रीलंका में भी क्राइसिस है। भारत एक पुराने मित्र की तरह श्रीलंका को हेल्प दे रहा है। हमने $1 बिलियन का उनको क्रेडिट लाइन दिया,
चावल हो, फ्यूल हो, तेल हो, रसद हो, सब कुछ हम पहुंचा रहे हैं श्रीलंका के आड़े वक्त में, ताकि वहाँ पे आवाम के लिए कम मुसीबतें हों, कम मुश्किलें पेश आएँ उनको। तो भारत एक अच्छे दोस्त की तरह श्रीलंका की भी मदद कर रहा है। वो कल बात करेंगे थोड़ा बहुत, बट ग्लोबल इकोनॉमी में ज़्यादा असर नहीं है उसका। तो ये लंबा वीडियो हो गया, और यही कहूँगा कि अगर हो सके तो मेरे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर फिर लिखिएगा। ट्विटर पे भी पोस्ट करूँगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करूँगा, लिंक्डइन पर भी और फेसबुक पे भी। ज़रूर अपने कमेंट्स दीजिएगा।